हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना हिंदी में टॉपिक चल रहा था हमारा क्रिया। कल मैंने आपको कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताए थे, सकर्मक और अकर्मक। ट्रिक भी बता दी थी। सकर्मक जब कर्ता के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और पहचान के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी सकर्मक अकर्मक की। सकर्मक अकर्मक ट्रिक क्या थी आपकी? क्या, कौन। ठीक है, जब आपको क्या और कौन का आंसर अलग अलग मिलता है तो सकर्मक। जब क्या और कौन का आंसर या तो सेम मिलेगा या दोनों में से एक का आंसर मिलेगा, क्या का मिल जाएगा कौन का नहीं, कौन का मिलेगा तो क्या का नहीं, तो आंसर अकर्मक। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ट्रिक थी हमारी सकर्मक अकर्मक पहचानने की। जब आपको एक सेंटेंस यानी एक वाक्य दिया हो, जब वाक्य ना दिया हो, शब्द दिए हो, जैसे खाना, चलना, हंसना, रोना, तो मैंने आपको बताया था कि शब्द के आगे क्या लगाकर देखना है। सपोज करो मैंने कहा क्या चलना, तो कोई आंसर नहीं है। क्या हंसना, कोई आंसर नहीं है। क्या रोना, कोई भी आंसर नहीं है। पर जब आपने कहा क्या खाना, तो खाना कहते ही आपने अपने ऑप्शन देने शुरू कर दिए। यानी जब हमें शब्दों में दिया हो और क्या का आंसर दे रहा हो शब्द, तो आंसर रहेगा सकर्मक। और तो ये तीनों कैसी हुई? अकर्मक। यही आपको कल बताया था। आज हम क्रिया के आगे के भेद करेंगे, ठीक है, कि क्रिया आगे किस आधार पर बटी हुई है और कितने प्रकार की है। ये थे आपके, देखो बीच में क्या शब्द आ रहा है, कर्म, तो ये है कर्म के आधार पर। अब जो हम करेंगे वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, कुछ भी आप बोल सकते हो। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। जैसे पहला है आपका सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया क्या होती है? जहाँ कुछ भी हाइड नहीं होता, छिपा हुआ नहीं होता, सब आपके सामने होता है, वो सामान्य क्रिया है। जैसे मैंने कहा, और एक ही कार्य हो रहा होता है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक ही काम कर रही हूँ पढ़ाने का, तो कौन सी हुई? सामान्य क्रिया। यानी जहाँ कुछ भी छिपाव नहीं होता, सब कुछ ओपन होता है, आपके सामने होता है। आप पढ़ रहे हो तो एक ही काम कर रहे हो, पढ़ना, तो कौन सी क्रिया हुई? सामान्य क्रिया। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया। दूसरी कौन सी है आपकी? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मीनिंग प्रेरणा देना नहीं है, ये पहले बता दूं। प्रेरणार्थक का अर्थ प्रेरणा देना नहीं है। जहां कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी अन्य से कार्य करवाता है, तो प्रेरणार्थक, प्रेरणा प्लस अर्थक, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जहां कर्ता स्वयं काम ना कर कर कार्य किसी और से करवाएगा, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रमा धोबी से
कपड़े धुलवाती है। तो रमा खुद कपड़े नहीं धोती, किसी और से धुलवाती है। धोबी से कपड़े धुलवा रही है तो इट मीन्स कौन सी क्रिया हुई? प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे धुलवाना, पढ़वाना, ठीक है, चहचाना, तो ये कौन सी हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, मतलब कार्य किसी और से होगा, खुद नहीं करेंगे, वहां आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है। कार्य स्वयं ना करके कार्य किसी और से करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। उम्मीद करती हूँ दोनों क्लियर हो गए होंगे। सामान्य क्रिया, जहाँ कुछ छिपा नहीं होता, एक समय में कर्ता एक ही कार्य करता है, सामान्य क्रिया कहलाता है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके कार्य किसी और से करवाता है तो वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा है नाम धातु क्रिया। जो शब्द या जो क्रिया शब्द, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनते हैं तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, जो क्रिया शब्द आपके संज्ञा शब्दों से बने, सर्वनाम शब्दों से बने या विशेषण शब्दों से बने, जैसे बात, बात से बतियाना, तो बात किस प्रकार की संज्ञा है आपकी? जातिवाचक। कोई मैंने स्पेशल बात नहीं बोली, किसी भी बात के बारे में बोल दिया। ठीक है, अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, ये आपको समझ आ गया होगा किस सर्वनाम की बात कर रही हूँ, निजवाचक सर्वनाम। तो अपना से अपनाना। ठीक है, हथिया विशेषण है, किसी की कोई चीज हथिया लेना, कब्जा कर लेना, तो हथिया से हथियाना। ठीक है, बात से बतियाना, अपना से अपनाना, हथिया से हथियाना, लज्जा से लज्जाना। ठीक है, ये सारी की सारी, लालच से ललचाना। लालच क्या है? विशेषण है। ठीक है, वो खाने का लालच करता है, तो लालच क्या है? विशेषण है, या वो लालची है। तो ये कौन सी हुई आपकी? नाम धातु क्रिया। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, नाम धातु क्रिया किस प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? ऑप्शन में या तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। अगर तीनों होंगे तो लास्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो ये भी आप ध्यान रखना कि नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मिलकर बनती है। बिल्कुल क्लियर होगा। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट किया कीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, आप नोट कर लो इसे। एक क्रिया का प्रश्न आपके पास आना ही आना है। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। पूर्व का मीनिंग पहले, काल का मीनिंग समय, क्रिया का मीनिंग कार्य, मतलब पहले समय में किया गया कार्य है, यानी दूसरा काम करने से पहले जो आप काम करते हो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाना खाकर पढ़ने लगा। ठीक है, अब देखो
पढ़ने से पहले उसने क्या किया, खाना खाया। और आपको पहचान बता दूं, जहां पर आपका कर शब्द आ जाता है ना, खाकर, पढ़कर, ठीक है, उठकर, तो वो सब क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब उसने पढ़ने से पहले खाना खाया, तो खाना खाकर पढ़ने लगा, कौन सी क्रिया हुई, पूर्वकालिक क्रिया। मैं सुबह उठकर एकेडमी गया, तो उठने के बाद एकेडमी गया, तो उठकर क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। मैंने नहाकर पूजा की, तो नहाने के बाद आपने पूजा की, तो नहाकर क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर है। यानी जहां पर कर्ता पहले कार्य को करने के बाद दूसरा कार्य करता है, और वो पहले वाला कार्य क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया, पहले समय में किया गया कार्य। उम्मीद करती हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है आपके 5th नंबर पर संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मीनिंग क्या होता है, मिलकर बनना, जोड़ना, जॉइंट, कुछ भी आप बोल सकते हो। जहां दो क्रियाएं जुड़ी हुई होती हैं, जहां दो क्रियाएं जुड़ी हुई होती हैं, वहां आपकी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैंने पढ़ लिया, तो पढ़ना, ठीक है। तो मैंने पढ़ लिया, तो पढ़ना भी क्रिया हो गई और लेना भी क्रिया हो गई, ठीक है। पढ़ से क्या बनता है, पढ़ना, और लिया से क्या बनता है, लेना। तो लास्ट के दोनों क्या है, आपकी क्रिया है, ज्वाइंट है, इकट्ठी हैं, तो वो क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। मैंने खा लिया, तो खा से खाना यानी एक्शन वर्ड, और लिया लेना, तो दोनों एक्शन वर्ड इकट्ठे हैं, तो मिलकर बनी है, तो क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं, ठीक है। उसने मुझे देख लिया, तो देखना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है, तो कौन सी हुई, संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब तक मैंने आपको 5 भेद बताए हैं। पहला सामान्य क्रिया, जहां कुछ भी हाइड नहीं होता, कर्ता एक ही कार्य करता है। दूसरी मैंने आपको बताई पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मीनिंग होता है पहले, काल का मीनिंग होता है समय, यानी कोई भी दूसरा काम करने से पहले जो आप काम करते हो, और ट्रिक बताइए, आपकी क्रिया के साथ कर लगा होगा, तो वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तीसरा नाम धातु क्रिया, 3 शब्द बताए हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द। इन तीनों शब्दों से मिलकर जो भी आपकी क्रिया वो बनेगा, क्रिया बनेगी। जैसे अपना से अपनाना, झूठा से झुठलाना, लालच से ललचाना, ये सब बात से बतियाना, हथिया से हथियाना, ठीक है। तो ये सारी की सारी कौन सी हुई आपकी, नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया मैं आपको अभी बता चुकी हूं कि जहां दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, यानी 2 एक्शन वर्ड होते हैं, वहां कौन सी होती है आपकी, संयुक्त क्रिया। उसके बाद मैंने आपको लास्ट बताई थी पूर्वकालिक नाम धातु, नाम धातु हो गई, पूर्वकालिक हो गई, सामान्य हो गई, संयुक्त हो गई, और एक आपके पास थी बीच में, कौन सी थी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मैंने आपको बताया था, जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके कार्य किसी और से करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रमा धोबी से कपड़े धुलवाती है, ठीक है। अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है, पढ़ती नहीं है, पढ़वाती है। अध्यापिका कक्षा में लिखवाती है, लिखती नहीं है, लिखवाती है, ठीक है। वह बच्चों से बुलवाती है, बोलती नहीं है, बुलवाती है। तो जब भी काम कोई और कर रहा होगा, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्लियर है, 5 के 5। आगे भी कुछ आपकी क्रियाएं आती हैं, जैसे कि आपके पास आ गया आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक,
आरंभ का मीनिंग आपको पता है, स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाती है वो आरंभ बोधक कहलाती है। ठीक है, जैसे वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। अगर मैं कहूं पढ़ने लगा तो पढ़ना और लगना दोनों एक्शन है, तो संयुक्त क्रिया हुई। पर जब तक मैं इसके आगे वह नहीं लिखती तो सेंटेंस क्लियर नहीं होता। ठीक है, राम बोलने लगा तो राम ना लिखूं, बोलने लगा, तो आप कहोगे क्या बोलने लगा। तो इट मीन्स जो स्टार्टिंग में होती है वो संज्ञा शब्द भी हो सकता है, वो सर्वनाम भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, आपकी आरंभ बोधक क्रिया कहलाती है। एक और आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक, द्वि का मीनिंग दो, कर्म किसके साथ, कर्ता के साथ। पहचान भी बताऊंगी आपको, ट्रिक भी बताऊंगी। जहां कर्ता के साथ दो कर्म जुड़े हुए होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। राम ने रमा को पुस्तक दी। ठीक है, पहचान देखो, एक लिविंग पर्सन होगा, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स होगी। यानी जो आपके कारक चिन्ह हैं, जो मैंने समास करते हुए आपको बताए थे, टोटल कारक चिन्ह हमारे कितने हैं, 8 हैं। समास में कितने यूज होते हैं, आपके 6 होते हैं। कौन से 2 नहीं होते, पहला और आखिरी, यानी कर्ता और संबोधन आपका समास में यूज नहीं होता। अब आप देखिए, पहले कारक चिन्ह कर्ता ने, मैंने कहा समास में यूज नहीं होता, पर कारक चिन्ह तो है ना, तो यहाँ समास की बात नहीं चल रही है, तो यहाँ तो यूज होगा। आपके पहले कारक चिन्ह से पहले कौन सी चीज होगी, लिविंग, लिविंग होगी, लिविंग चीज होगी, यानी प्राणीवाचक, हिंदी में बोलते हैं प्राणीवाचक। और दूसरे कारक चिन्ह के बाद कौन सी चीज होगी, नॉन लिविंग, यानी अप्राणीवाचक। ये ध्यान रखना, पहले वाले कारक चिन्ह से पहले लिविंग थिंग्स, दूसरे वाले कारक चिन्ह के बाद नॉन लिविंग थिंग्स होगी, तो वो कौन सी कहलाएगी, आपकी द्विकर्मक क्रिया। इसको बहुत अच्छे से करना, स्टार लगा लेना। पूछा जाता है द्विकर्मक क्रिया बताइए कौन से वाक्य में है, तो आपने देख लेना है जहां पहले वाले कारक चिन्ह के साथ आपका लिविंग हो और दूसरे वाले कारक चिन्ह के बाद आपका नॉन लिविंग हो, वही आपकी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और आपकी संयुक्त, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली क्रियाएं हैं। द्विकर्मक को अच्छे से आप कर लेना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नित्य बोधक क्रिया। ये रब कर देती हूं। नित्य बोधक क्रिया, नित्य का मीनिंग होता है जो हम काम रोज करते हैं, डेली रूटीन। ठीक है, माँ नित्य मंदिर जाती हैं। मैं रोज खाना पकाती हूँ। ठीक है, हम रोज खाना खाते हैं। जो काम आप डेली करते हो, नित्य होता है रोज, रोजाना, डेली रूटीन, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो नित्य बोधक होती हैं। ठीक है, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, मैं रोज शॉप पर जाता हूँ, दुकान पर जाता हूँ, मैं रोज अपना काम करता हूँ, तो वो क्या है, आपकी नित्य बोधिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया, पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। मीनिंग को क्लियर किया करो जो मैं आपके सामने लिख रही हूं। पुनरुक्ति का मीनिंग क्या होता है, रिपीटेशन होना, आवृत्ति होना। ठीक है, संयुक्त मैंने आपको बताई है जहां जॉइंट हो, दो क्रियाएं इकट्ठी चल रही हो, तो यानी जहां कोई शब्द रिपीट हो,
और मिला जुला हो। अभी मैंने आपके सामने बोल दिया मिला जुला यानी एक जैसा, तो मिलना और जुलना तो कौन सी क्रिया हुई? पुनरुक्ति। दोनों एक जैसी प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, दोनों के दो क्या है? राइमिंग वर्ड है, आपकी तुकबंदी है। राइमिंग को हिंदी में तुकबंदी कहा जाता है। तो कौन सी क्रिया हुई? पुनरुक्ति सूचक हुई। जैसे आप कहते हो सोहन का मेरे घर आना जाना रहता है। सोहन का मेरे घर आना जाना लगा रहता है। और आपसे पूछ लिया जाए आना जाना किस प्रकार की क्रिया है, तो आपने देखा संयुक्त है, आना और जाना, और साथ में कैसा है? रिपीटेशन है। ना सेम प्रत्यय साथ में चल रहा है। प्रत्यय जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग जो किसी भी शब्दांश के आगे लगता है। क्लियर है? ये टॉपिक भी आपको करवाऊंगी कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। तो पहले हम अपना क्रिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्रिया क्या हुई? पुनरुक्ति। जहां शब्दों की रिपीटेशन हो, दो क्रियाएं इकट्ठी ज्वाइंट हो, वहां पुनरुक्ति। प्रकाश क्रिया भी कह सकते हो, पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया भी कह सकते हो। उसके बाद आपकी निश्चय बोधक क्रिया, निश्चय बोधक क्रिया। अब निश्चय क्या है? डेफिनेट। ठीक है, पूरा आपको विश्वास है उस काम के लिए, उसे निश्चय बोधक बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेट है। जैसे कि आप कहते हो कि चपड़ासी ने सफाई कर डाली, या आप कहते हो वह तालाब में कूद पड़ा, तो आप पूरे विश्वास से कह रहे हो, आपको पूरा दृढ़ निश्चय है, कॉन्फिडेंस है। डेफिनेट, आप अपनी बात पर टिके हुए हो। चपरासी, एक तो ध्यान रखना, चपरासी होता है, चपड़ासी नहीं होता जो हम बोलते हैं। ठीक है, आपके पास वर्तनी शुद्धि में आ सकता है। चपरासी ने सफाई कर डाली। अगर मैं कह दूं चपड़ासी ने सफाई कर दी होगी, तो मैं डेफिनेट नहीं हूं, यानी मुझे पता नहीं है कि या नहीं की। पर सेंटेंस क्या कह रहा है? चपरासी ने सफाई कर डाली। तो आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि पीएन आया था और वो डस्टिंग करके चला गया, तो इट मीन्स ये क्या है? निश्चय बोधक है। ठीक है, मैंने पत्र लिख दिया। डेफिनेट है, निश्चय बोधक है। आप कहते हो मैं पत्र लिख दूंगा, वहां आप डेफिनेट नहीं हो, यानी निश्चय नहीं है, आज लिखोगे कल लिखोगे, क्योंकि दूंगा शब्द ही बता रहा है, फ्यूचर की बात कर रहे हो। और यहाँ क्या है? काम हो गया है, और अपने बारे में आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि मैंने ये काम कर दिया। या आप कहते हो बच्चा तालाब में कूद गया। बच्चा तालाब में कूद गया। ठीक है, बच्चा मिसिंग है, आपने देखा आसपास तालाब है, तो आप ये नहीं कहोगे कि शायद इसमें कूद गया होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि आपने देखा है उसको, कि बच्चा तालाब में जंप कर गया, यानी कूद गया। तो ये कौन सा हुआ? निश्चय बोधक हुआ। यानी पूरे कॉन्फिडेंस से जब कोई बात की जाती है तो वो निश्चय बोधक क्रिया कहलाती है। उम्मीद करती हूं आपको क्रिया के सारे भेद अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है समाप्ति बोधक क्रिया। लास्ट पार्ट है समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्या होती है? एक था आरंभ बोधक जो हमें स्टार्टिंग के बारे में बता रही थी, और एक है समाप्ति जो हमें एंडिंग के बारे में बताएगी, यानी कोई काम हो चुका है इस बारे में बताएगी। जैसे आप कहते हो मैं खाना खा चुका, ये चुका शब्द बताएगा आपको कि समाप्ति हो गई है, खा चुके ना। ठीक है, खाना खा तो नहीं रहे, खा चुके हो। या आप कह सकते हो वह घर जा चुका। जहां भी ये पीछे आपका चुका शब्द आ जाता है, चुका के साथ होगा मत लगा देना, फिर
आपकी समाप्ति बोधक नहीं होगी, फिर तो आप डाउट में हो। वह खाना खा चुका होगा, पता नहीं खाया नहीं खाया, क्योंकि होगा शब्द क्या है, डाउटफुल है। वह घर जा चुका होगा, वो भी आपका डाउटफुल है। तो मैं खाना खा चुका यानी काम हो गया है, समाप्ति बोधक है। वह घर जा चुका यानी घर पहुंच गया है, समाप्ति बोधक है। तो ये थे आपके क्रिया के भेद, जिसमें मैं जो आपके 2 थे कर्म के आधार पर, वो मैंने आपको वीडियो 1 यानी पार्ट 1 में डिस्कस कर दिए थे। आज मैंने पार्ट 2 में आपको क्रिया के अन्य भेद बताए हैं, जो उत्पत्ति के आधार पर हैं या रचना के आधार पर हैं, ठीक है, जिसमें आपका पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, संयुक्त है, आरंभ बोधक है, समाप्ति बोधक है और प्रेरणार्थक क्रिया है और आपकी संयुक्त क्रिया है, और भी अन्य बहुत से भेद हैं जो मैंने यहाँ आपको क्लियर किए, सामान्य क्रिया भी है। तो इन क्रिया के भेदों को अच्छे से आपने रिवाइज करना है। कोई भी ऐसा आपको लगता है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ पार्ट, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगी। इसी प्रकार आप मुझे ये भी बताया करो कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है तो आप वो कमेंट में डाल दिया करो कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उसे दूर कर सकूं, ठीक है। साथ ही देखिए, मैंने आज आपको क्रिया अच्छे से एक्सप्लेन की है, फिर भी कहीं कमी लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। इसी प्रकार के कमेंट आप कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।